हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा आगे ले जाते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको, अगर लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं तो दो इम्पॉर्टेंट टूल्स की बात हम कर रहे हैं। एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस में भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हमें पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो। मकसद हमारा यही है। तो डिफरेंशिएशन जिसका डेफिनेशन हमने बताया, वी ऑब्टेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब हम चूंकि बहुत इसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए मीनिंग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या है, अब ये हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसके मैथमेटिक्स पार्ट में भी और इसके फिजिक्स पार्ट में भी। मैथमेटिक्स पार्ट में ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तरह होता है और फिजिक्स में इस तरह के एक एक्सप्रेशन से हम किसी सिचुएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। मसलन स्ट्रेट लाइन में हम पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिया जाता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, और फिर उसी वक्त हम बता रहे हैं हाउ द पोजीशन चेंजेस, जिससे पता चलता है हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स, जिसको हम स्पीड का कॉन्सेप्ट बताते हैं, और उसी को हम ऑब्टेन करते हैं बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। सो अब हमको फंक्शन मालूम है और हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करते हैं, और आगे के लिए हमें कुछ वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए मसलन एक क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n। मान लो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मान लो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। इट इज व्हेन द वेरिएबल इज x, the function value is x raised power n, and then we know the other steps also. When the variable has a different value, function will also take a different value, and we will see how the variable changes, small change in the variable, and there will be a corresponding small change in the function. These are the things that we want to obtain, a small change in the variable and a corresponding small। ये small भी हम बता रहे हैं, इसको हम और भी अंडरस्टैंड करेंगे फिजिक्स के एग्जांपल से। ये स्मॉल चेंजेस क्यों लेने जरूरी होते हैं। हम जब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, वहां पर जहां मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो स्मॉल टाइम इंटरवल लेने से हम एक अजम्पशन पर जाते हैं जहां मानते हैं कि हमारे स्मॉल टाइम इंटरवल में हमारा मोशन जो है कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। देन आवर इंटरवल टाइम इंटरवल व्हिच इज स्मॉल कैन बी कंसीडर्ड टू बी अप्रोचिंग टू जीरो, एंड सो दैट वी विल फाइंड द इंक्रीमेंटल रेशियो, and that will give in the limit when the change in the variable delta t tends to 0 gives the speed there। so इसी तरह से हम यहाँ पर बोलते हैं हमारा वेरिएबल x है और हमारा फंक्शन x रेज़ पावर n है। हम वेरिएबल का नया वैल्यू चेंज करते हैं बाय स्मॉल इंक्रीमेंट, हम उसको देते हैं we see a change in the function, then how much is the small change in the variable and how much is the corresponding small change in the function। अगर इस फंक्शन को y से डिनोट करते हैं, मान लो इसको हम y बोलते हैं, तो स्मॉल चेंज इन द फंक्शन डेल्टा y, जब स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल डेल्टा x है, आगे हम डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको इंक्रीमेंटल रेशियो, ये एक मीनिंग रखता है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ये हमको बताता है व्हाट इज द एवरेज रेट मेजर ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और इसी का जो लिमिट होता है व्हेन द चेंज इन वेरिएबल टेंड्स टू जीरो, दिस इज द रेट मेजर ऑफ द फंक्शन एंड इज इंपॉर्टेंट, वी वांट टू ऑब्टेन इट। यही हमारा काम है, यही मैथमेटिकल टूल है, यही फिजिक्स को सीखने में मददगार साबित होता है। केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट इससे अच्छे से समझे जा सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, अगर y x रेज़ पावर n है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको करने की जरूरत है। ऐसे ही क्वेश्चन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, यही हमारा मतलब है। हर वक्त जो भी, अगर आप बुक है डिफरेंशिएशन पर, अगर बड़ा बुक है जिसमें जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये हैं। अब वहां पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम यहाँ का रूल इस जगह पर इस्तेमाल करके इसको शॉर्टन कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर बुनियादी मकसद, बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है। तो आज जब हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n और इस तरह के और फंक्शन कर लेंगे तो इसमें कुछ जानने की जरूरत है। जो जानने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपको कहा जाता है
x प्लस a रेज्ड पावर n, इसका एक्सपेंशन हमको चाहिए। कुछ और क्वेश्चन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन में सिलेबस के मुताबिक कुछ और क्वेश्चन करने के लिए इस तरह का एक्सपेंशन एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये किस बराबर लिखते हैं, और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ऑब्टेन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वो आगे मैथमेटिक्स आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में, कॉलेज क्लासेस में हम उसका प्रूफ देते हैं। यहाँ उस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इन तरह के एक्सपेंशन को ले सकते हैं और उसको एक पैटर्न सीख करके हम बता सकते हैं आप इसको कैसे करते हैं। ये इसको यही रहने देते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं x प्लस a रेज पावर 1 क्या होता है। अगर आपको मालूम है इट इज x प्लस a, लेकिन अगर मैं इस तरह बताऊंगा x प्लस a होल स्क्वायर क्या है, आप बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, इस तरह का ये तो एक्चुअल एक्सपेंशन होगा। आई मीन ये आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग x प्लस a 2 टाइम्स। यू कैन राइट x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। इसी तरह से x प्लस a रेज्ड पावर 3 इट कैन बी इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये इसका एक्सपेंशन है। और ये भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल है। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a करेंगे तो आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से ये मिलेगा। लेकिन आगे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। x प्लस a रेज़ पावर 6 अगर करना है, अगर इस बाइनोमियल को देखना है तो अब इसका पावर 6 है, तो अब थोड़ा सा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट होता है। और इन्हीं को हमको अंडरस्टैंड करना है बाय फॉलोइंग ए पैटर्न। अगर यहाँ आप एक पैटर्न को देखेंगे, आप इस तरह के बाइनोमियल एक्सपेंशन को विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यही फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाता है। तो क्या पैटर्न आप देख रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करो। आप स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर ये बताएंगे कि आप इन चीजों को देखो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो, पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। पैटर्न अंडरस्टैंड हुआ तो इस तरह के एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, एक तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होता है जो किया जा सकता है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करना है तो आगे के लिए अगर ये इसका जो ये पावर है अगर और बढ़ेगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला बाइनोमियल है x प्लस a रेज़ पावर 2, इसका पावर 2 है। जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप वो करते हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, 2 ही मर्तबा करना, आप इसको कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज के तौर पर आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अगर पावर 3 है तो टर्म्स 4 होती हैं। इसका मतलब होता है एक बाइनोमियल एक्सपेंशन जब होता है उसमें टर्म्स होती हैं 1 मोर देन द पावर। पावर इज 6, टर्म्स इज 7, पावर इज 7, टर्म्स वुड बी 8 इन द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, लेकिन जब आप एक्सपेंड करेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, हमको मैथमेटिक्स का फायदा यही होता है। कभी इस तरह की टर्म है हमको ऐसे लिखते हैं, कभी इस तरह का एक्सपेंशन इसको इस तरह लिख करके हम अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आप ऑब्टेन करते हैं। आंसर इज वेरी सिंपल, you know it is 7, yes of course it will be 7। अगर पावर 7 होता तो terms would be 8। that is one pattern that we understand। second pattern that we understand is अगर ये x plus a whole square है तो first term is this x and the power, so you can write the first term, it is x raised power 6, that's the first term, we have been able to write the first term। then सेकंड टर्म को ऑब्टेन करने के लिए अब आपको कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट इसको लेना पड़ेगा। ये जो 6 है ये इसका कोएफिशिएंट बनता है, x पावर कम होगा by 1 it will be 5 and a raised power 1 because both taken together must have a power equal to 6। you cannot write 2 here, that would be wrong। that's the pattern that we understand, so we have been able to also write the second term। then we write third term। थर्ड टर्म को लिखने के लिए हमें कोएफिशिएंट चाहिए, इसका पावर जो है, इसका कोएफिशिएंट जो है, इसका पावर जो इनको प्रोडक्ट करते हैं 6 into 5 and divided by 2 factorial which means 2 into 1 यहाँ तीसरी टर्म से ऐसा होगा। इसको
1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करना which is 1, इसको 1 फैक्टोरियल which is 1 I have not done it, लेकिन यहाँ पर करना है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना that is 2 into 1, then x का पावर कम करो it will be x raised power 4 a raised power 2, that is the second term and this continues. Therefore this is the way we obtain the terms of a binomial expansion. और जो हमारे सवाल है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं based on the differential coefficient of given function, I mean the process of differentiation, जो syllabus के मुताबिक अब जो सवाल हम करेंगे उसमें इस तरह के expansions है. Hope you have understood. I will very quickly go. Binomial expansion यहाँ पर है x plus a raised power n, मैंने लिखा x plus a raised power 2 और मैंने कहा ये आप लिख सकते हैं by actual multiplication. आप x plus a को 2 मर्तबा कर लो एक एक्सरसाइज और ये आ जाएगा. इसी तरह ये भी होगा. लेकिन x plus a raised power 6 you find it so simple that the power is 6. Now by actual multiplication it can be slightly difficult, but if we follow a pattern we can write the all terms. We can write 7 terms. Out of them 3 may be important, 3 we have written, all others can be also written in a similar manner. How can you get it? It is power 3 terms 4 power 2 terms 3 power 6 term will be 7. First term x raised power 6. सेकंड टर्म को लिखने के लिए 6 इसका जो पावर है वो कोफिशिएंट होगा और x का पावर रिड्यूस होगा बाय 1 और a का पावर आ जाएगा विद 1. सो टोटल ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू दिस 6. थर्ड टर्म लिखने के लिए इसका पावर जो इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. यहाँ डिवाइड करा बाय 1, यहाँ भी डिवाइड किया बाय 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. एंड x का पावर फिर करो कम बाय 1, x raised power 4 a का करो इंक्रीज बाय 1 a raised power 2 टुगेदर टेकन मस्ट बी इक्वल टू 6. That is the third term. And if you want to write the another term, it is this power multiplied by 6 5 into 4 divided by 3 factorial 3 into 2 into 1. X का पावर कम होगा x raised power 3 and a raised power 3. If I write it for you, it will be like this: 6 into 5 into 4 2 3 into 2 into 1 x raised power 3 a raised power 3. These are the way you are obtaining this binomial expansion. Now come here, x plus a raised power n. इसको कैसे obtain करेंगे? इसको obtain करने के लिए भी हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि power is n, terms would be n plus 1. First term will be x raised power n plus second term will be इसका power कोफिशिएंट बनता है it is n into x raised power कम होगा that would become n minus 1 into a. That is the second term. This is second term of this kind of an expansion. X plus a raised power n. It is first term x raised power n. The first term power. This is the procedure we do it. It is binomial theorem. It is actual proof will be in mathematical classes, higher classes, college classes. Here we have to follow patterns and get it because we actually want differential coefficient. So therefore we can keep it in mind. And another term can be जो इसका कोफिशिएंट है उसका पावर इनको मल्टीप्लाई करो n into n minus 1 divided by 2 factorial which is 2 into 1. x का फिर पावर कम करो by 1 it is x raised power n minus 2 into a raised power 2 and so on. There are other terms. We can write it here. There are terms containing higher powers of a. I mean it is no a here. It is a raised power 1. It is a raised power 2. It will be a raised power 3. I can write terms containing higher powers of a. I can write terms containing higher powers of a here. So that is the first point that students have to understand if I want to obtain the differential coefficient of x raised power n. This will come there and you should first understand it, then use it there. We have learned differentiation. That is now not difficult. We can solve more number of questions to get the concept more and more clear. But then it is already now known. We now know what is a function. We now know what do we mean by the differential coefficient. We also know the procedure how to find it. We also know that from function we find the rate measure of the function. But then question is x raised power n. और इसको करने के लिए हमें कुछ simplification में इस तरह का जरूरत information है. उसको हम binomial expansions बोलते हैं. मैंने ऐसा बताया. आप इसको करो. मैं अगली मर्तबा फिर आपको फिर इसके बारे में और बताऊंगा. दूसरी बात, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ऐसा है, अगर कहीं इस तरह है 1 plus x raised power n, अगर इस तरह का एक एक्सपेंशन है तो यहाँ ये और सिंपल हो जाता है. इसको लिखने का तरीका पहले तो वही करेंगे जो मैंने भी बताया, लेकिन फिर उसको शॉर्टकट तरीके से भी हम याद रख सकते हैं. एंड इट इज दैट दिस x should be far less than 1. इस तरह भी होगा. ये जो ये वाला टर्म है अगर इस ऐसे होगा तो फिर इसको करते हैं हम. इट इज 1 raised power n राइट प्लस n into 1 raised power n minus 1 into x because
इसका 1 का जो पावर दूसरे टर्म में है, x का जो पावर दूसरे टर्म है, उनका टोटल आना चाहिए n के बराबर। और आप पहली टर्म पर नजर करके दूसरी टर्म लिख सकते हैं। अगर पहला टर्म आपने लिखा उसका पावर दूसरे टर्म का कोफिशिएंट है, जब ये कोफिशिएंट बना 1 का जो पावर है वो रिड्यूस होता है बाय 1, इट इज हियर n, इट विल बी n minus 1, क्योंकि टोटल इट शुड बी n, सो x will come x raised power 1 प्लस इट वुड बी n into n minus 1 divided by 2 into 1 को लिखना है अगली टर्म में 3 into 2 into 1, it is 2 factorial called into कोफिशिएंट आ गया, then we are here 1 raised power n minus 2, total will be x raised power 2 right here, total has to be equal to n, and plus higher terms containing higher powers of x. I mean there is no x here, it is x raised power 1, it is x raised power 2, here will be a term containing x raised power 3 and so on. But it can be simplified and we will have a shortcut. 1 raised power n would mean 1 plus 1 raised power n minus 1 will also mean 1, and n into 1 means n, therefore it is nx plus क्योंकि आप सिर्फ सेकंड टर्म को देखना पड़ेगा, और कोफिशिएंट इट इज n into n minus 1 divided by 2 into 1 into 1 raised power n minus 2 is again 1, and it will be simply into x raised power 2 and plus higher powers of x, so on, terms containing higher powers of x. So 1 plus n, therefore this 1, this n, it will be called here x raised power 0, it is x raised power 1, it is x raised power 0, it is x raised power 1, it is x raised power 2. So 1 n into n minus 1 but divided by 2 into 1 means 2 factorial. These are called binomial coefficients. So we have done it, and we can now sometimes have like this 1 plus suppose that we have delta x by x raised power n. You can write the term, it will be 1 plus n into delta x by x. Kindly understand it, please understand it. It is 1 प्लस ये जो n है into the second term plus the coefficient से another coefficient will be n into n minus 1 divided by 2 into 1, and इसका second power therefore divided by delta x by x raised power 2 plus terms containing higher powers of delta x by x. So we have such expansions. If we follow, then we are ready to solve another question. Let's go ahead. Differential coefficient, this is the question. Differential coefficient of x raised power n with respect to x. We have not to say what is x raised power n. Students know it is a function. This is a variable. We have, this is given. We have to find how it changes. We will change it slightly. We will see it will also change. We will see how much changes here, how much changes here. There will be some slight changes. Then the change in the function divided by the change in the variable will be called incremental ratio. That has a meaning, the average rate measure of the function, and we will consider the limit of that when delta, that change in the x which is denoted by delta x, when that tends to 0, that is the differential coefficient. So we are ready. Some steps are required. We can use those steps and go ahead. मेरा स्केल है और स्केल को मैं यहाँ पर रखता हूँ, आपके लिए स्टेप्स बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले स्टेप में मैथमेटिकल इक्वेशन देने के लिए y is x raised power n, यानी हमारा x यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर y नहीं है, हम ये करते हैं अपने लिए इसको मैथमेटिकल, क्योंकि हमारी आदत बनी है इसको इस तरह में लिखने में, अदरवाइज इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखते हैं वेरिएबल x, दिस फंक्शन इज दिस, वेरिएबल का नया वैल्यू, इसका भी एक डिफरेंट वैल्यू होगा, कितना चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, इसका चेंज डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल, उस तरह हम जा सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे भी कहेंगे, इट इज इक्वल टू y, then that is x variable and function is x raised power n or y. Let's see, it is x plus delta x, the another value of the variable. We have taken the value of the variable slightly more than the previous one. It is x plus delta x and function value is x plus delta x raised power n, and it can be written equal to y plus delta y. Right, very clear. Delta x is the change in the variable and x plus delta x raised power n minus x raised power n is change in the function and denoted by delta y. So the first step is given, second step we have written, third step is very clear, that if the variable x changes by delta x,
दिस इज द चेंज इन द फंक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा वाई। और इसी को सिंपलीफाई करने की जरूरत है, इसको यहाँ पर कुछ सिंपलीफिकेशन करने की जरूरत है। उस सिंपलीफिकेशन को हम करते हैं, यहाँ पर मिटाता हूँ मैं यहाँ पर फिर लिखूंगा इट इज डेल्टा वाई दैट टेल्स अस द चेंज इन द फंक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा वाई। इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पर x रेज पावर n को बाहर निकाल, यानी x निकालेंगे इससे बाहर, तो बाहर क्या आएगा x रेज पावर n, अंदर ब्रैकेट में होगा 1 प्लस डेल्टा x बाय x रेज पावर n। इसको भी समझने की जरूरत है। अगर आप x प्लस y को सिंपलीफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू से दैट आई विल टेक x कॉमन, इन ऑर्डर टू मेक सिंपलीफिकेशन यू हैव टू राइट 1 प्लस y बाय x, इस तरह से, so that once we multiply it again it gives the same thing again। इसी तरह से यहाँ से इस वाले टर्म से मैंने x को बाहर निकाला, x रेज पावर n, यहाँ पर 1 होगा, ये x रेज पावर n यहाँ पर डिवाइड होगा डेल्टा x बाय x रेज पावर n, उसको अंदर ले जाओ, फिर यही होगा माइनस x raised power n। That is the change in the function when the variable change is delta x, that is here. Delta x is the change in the variable. This is the change in the function denoted by delta y. So our delta y can be again written यहाँ इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से x raised power n निकालो कॉमन, it is 1 ब्रैकेट इसका सही यूज करो, delta x by x raised power n minus 1। This is the way we write it। See, I have used brackets। पहले तो ब्रैकेट यहाँ थे, अब ब्रैकेट यहाँ बन गए, अंदर छोटे ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल किए। So these things you should keep it in mind from earlier classes। We must be knowing। साइंस को लेने के लिए इन चीजों का समझना पहले क्लासेस में जरूरी है, तो तभी तो बहुत आसान हो जाता है। This is a simplification step। और delta y will be x raised power n is there and let's see। अभी मैंने कहा इसको कैसे लिखते हैं, हम 3 टर्म्स कम से कम लिखेंगे। there are n plus 1 terms when you expand it, it is 1 plus n into delta x by x, that is the second term। first term is 1, actually it is 1 raised power n, it is 1, अभी मैं बता रहा था 1 plus n into delta x by x plus कोफिशिएंट लिखना है n into n minus 1 divided by 2 into 1, and ये कोफिशिएंट बना डेल्टा x बाय x का स्क्वायर, डेल्टा x बाय x होल स्क्वायर, ये है प्लस एक और टर्म अगर लिखना चाहते हैं तो n into n minus 1 into n minus 2 by 3 into 2 into 1 delta x by x raised power 3। So I will not write, I simply write terms containing higher powers of delta x by x, true it is, and then minus 1 is there, it is like this। So this one and this one will cancel, right? So we are to the next step, we have to obtain the differential coefficient। We'll be writing delta y will be equal to, it is the change in the function, it is यहाँ इस टर्म में there is delta x, इस टर्म में also there is delta x का स्क्वायर, either there will be delta x raised power 3, so one delta x will be common, x raised power n into delta x। Let's see what will remain in the brackets, it is n by x would remain here, this has been taken out, plus n into n minus 1 divided by 2 into 1, delta x1 has been taken out, it would be 1 upon x square is 1 upon x square into delta x plus so on, so that is there। This is the way we obtain it। Yani if you write another term, that will there will be n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 into 2 into 1 into 1 upon x is about 3 delta x square, that will be another term, and that will be again there, the terms are n plus 1। Second, every term excepting the first would contain the delta x, it is delta x, this term would contain delta x square, another term will contain delta x cube, another term will contain delta x raised power 4, so on and so forth। So that is the change in the function। Next step is change in the function is to be divided by change in the variable, so I divide it like this, and when this side is divided by delta x, this delta x and that delta x will go, and it would remain x raised power n into n upon x plus n into n minus 1, 2 into 1 into 1 upon x square into delta x, and plus terms containing higher powers of delta x, that is this। So that is, this step and this step are different। This step is change in function, this step is change in function divided by the change in the variable, average rate measure of the function, so denoted by delta over delta x।
Next is dy by dx. I mean इसका limit when delta x tends to 0, that would be dy by dx. That is clearly its limit. So when I write limit of x raised to power n and the whole bracket n upon x plus n into n minus 1 divided by 2 into 1 upon x square into delta x plus terms containing higher powers of delta x and the limit when delta x tends to 0. इसका limit when delta x tends to 0 is here. We call it dy by dx or d by dx of x raised to power n. That's the last step. अब देख रहे हैं इसका limit क्या है. Kindly understand. ब्रैकेट में बहुत सारी टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म के अलावा जो सारी टर्म्स हैं they contain delta x and that delta x tends to 0. So every term excepting the first term would be very close to 0 and entire bracket will be very close to n by x. Limit will be x raised power n into n by x raised power n into n by x. That is the differential coefficient of the given function. इस सारे एक्सप्रेशन का जो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है as delta x tends to 0, that will be x raised power n into n by x and that's our differential coefficient of x raised power n. We can write it in a standard form. It is d upon dx of x raised power n equals, so n will be written first and then this x raised power n by x can be simplified. N into x raised power n divided by x raised power 1 is x raised power n minus 1. So we have completed. We have the answer. That is the differential coefficient. My dear students, what was given is x raised power is a function. We know certain things about it. That variable is x, this is the function. And I have told you that starting from here, we can write certain more steps. That is, we will take variable to a new value which is slightly more than the previous. I mean it is x, next value is x plus delta x. And function will also have a new value and they will carry a meaning in the physical situations. Physical situations में इनका meaning होगा. Physical situations are the real life situations. And then we will see हमने variable को कितना change किया. That is clearly delta x and we will also see change in the function. And when change in the function उसको थोड़ा सा simplified version, simplified form में लिखना है. उसके लिए हमें कुछ algebra की ज़रूरत है. Then change in the function divided by the change in the variable that carries a meaning. And the limit of that when the change in the variable tends to 0 is the rate measure of the function, is an information in physical situations. If the first function is the position, rate measure of the position is how the rate position changes, which in physics is called speed. Similarly in mathematics, starting from function, we obtain differential coefficient d upon dx of x raised power n. So writing x raised power n and writing n into x raised power n makes no distinction as such. But if I write d upon dx of x raised power n, this is a big process. This is an important process. This has a lot of meaning and all the meanings you have to understand. It means those things which I have been repeatedly telling you. It means this is function. It means this writing this means all these steps. This is ab initio. This is first principle. But I can write d upon dx of x raised power n. Now it becomes a standard result. N into x raised power n minus 1. So this result becomes a formula. It's a key result that can be used to solve a number of questions. And ऐसा लिखना और इस तरह से तो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने का ये सारा मतलब है. ऐसा लिखने का मतलब है x raised power n एक फंक्शन है, वेरिएबल is x, दिस इज फंक्शन, वेरिएबल का नया वैल्यू, फंक्शन का नया वैल्यू, वेरिएबल में कितना चेंज, फंक्शन में कितना चेंज, फंक्शन का चेंज और वेरिएबल का चेंज, एवरेज रेट मेजर ऑफ फंक्शन और उसी एवरेज रेट मेजर ऑफ फंक्शन का लिमिट व्हेन द वेरिएबल चेंज टेंड्स टू 0, दैट इज द रेट मेजर ऑफ द फंक्शन एंड इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. एंड वी हैव बीन एबल टू फाइंड दैट इफ द फंक्शन इज x raised power n, ऐसा नहीं हम लिखेंगे x raised power n equals n into x raised power n minus 1. They are algebraically wrong, but this is actually correct. This is a correct statement. d upon dx of x raised power n is n into x raised power n minus 1. My dear students, that was another question based on differentiation. This is also in your syllabus. This is also asked in the examination. And most important that it becomes a standard result and it can be used to solve a number of questions. We can now directly, if I ask a student, d upon dx of x raised power 5, come on tell me, you can very quickly write it. 5 into x raised power 5 minus 1, which can be written 5x raised power 4. And by ab initio it can be seen, by ab initio it can be proved. Similarly, if I write like this,
d upon dx of x raised power minus 2. It will be minus 2 into x raised power minus 3. That's the differential coefficient which can be next put minus 2 and divided by x raised power 3. So a number of questions can be attempted, can be obtained, can be solved by using this standard result. So my dear students, please revise hard. Be smart and be hardworking. Focus, because in this period of pandemic, when you are staying back at home, our aim is to help you. Our aim is to make you comfortable. And how much are we successful? You are the best judges. Please like, watch and subscribe so that we can reform ourselves and make more and more videos for all the students in classes 11th and 12th. And our aim is to help you. So we have, how much we have succeeded, it depends upon your comments. Please also comment and tell me where I have to modify myself. Should I go slow? Should I speak in Urdu? Should I speak in English? And you have to be very, very quick now, because it is a age of competition. I'm making you to go afraid. You should not be afraid. You only have to work hard. You only have to remain focused. You only have to remain positive, and then things become easier and easier. Me like teachers will always be helping you. That's our aim, because we do not have physical interactions these days. That is why I am going online and trying to help you. So आप comments में लिखो क्या करना है, उसी तरह से हम जाएंगे. मकसद सिर्फ एक है कि आपको किसी तरह से हेल्प हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.